भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दोस्तों बहुत ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने हमारी फ्रीडम मूवमेंट को, हमारी स्वतंत्रता की जो संघर्ष की यात्रा है उसमें विशेष दृष्टियां विकसित की हैं, विशेष रास्ते बनाए हैं। भारत की आज़ादी केवल कुछ प्रयासों का ही परिणाम नहीं है, ये अनगिनत लोगों के प्रयासों, लाखों लोगों की कुर्बानियों, उन सब का परिणाम है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि भारत का जब संविधान लिखा गया, भारत का जब ये आइन लिखा गया, तब उन सभी लोगों को और उनके विचारों को इसमें समाहित किया गया। भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की जितनी बड़ी भूमिका है, उससे कम क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं की भी नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यदि जवाहरलाल नेहरू ने कई सालों तक जेल में बिताए हैं, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके जैसे ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने भी फांसी के फंदे को चूमा है। आज भारत के संविधान में जब हम अगर संविधान का दार्शनिक पहलू देखते हैं, तो चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हों, फिर चाहे वो स्वतंत्रता के अधिकार हों, चाहे वो हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो, हमारे समाजवादी विचारों के प्रति हमारा झुकाव हो, ये सब हमें इन क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इन सब के विचारों को हम उस संविधान के दर्शन में देख पाते हैं। भारत में ऐसे ही अभी एक मामला चल रहा है भगत सिंह के विचारों को लेकर। जब से आम आदमी पार्टी बनी है और सत्ता में आई है पंजाब में और दिल्ली में तो अब वो हट गए हैं, तो आपने देखा होगा जब कभी भी आम आदमी पार्टी के जो सरकारी अफसर दफ्तर होते हैं, वहाँ पर भगत सिंह की और अंबेडकर साहब की मूर्तियाँ लगी रहती है। फोटो जो लगी होती हैं, ये इस बात को दिखाते हैं कि साहब हम किन के विचारों को मानते हैं। आपने कभी देखा होगा सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनके दफ्तरों में गांधी जी की फोटो दिखाई देगी, तो भगत सिंह की दिखाई देगी, तो या फिर जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके आरएसएस के विचारकों के फोटो दिखाई देंगे, सावरकर साहब के फोटो दिखाई देंगे, हेडगांवकर साहब के फोटो दिखाई देंगे, गोलवलकर साहब के फोटो दिखाई देंगे, वाजपेयी जी के फोटो दिखाई देंगे। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जो होते हैं जब संवैधानिक पदों पर होते हैं या उनके ऑफिस में, आपको फिर नेहरू जी के फोटो, गांधी जी के, इंदिरा गांधी के, उन सबके फोटो दिखाएंगे। ये फोटो दरअसल हमको बताते हैं कि हम किन की विचारधारा को मानते हैं। भगत सिंह की शहीदी का दिवस है, आज 23 मार्च है, तो उनके भी विचार आज भारत की राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं, इस पर हम बात करते हैं। और क्या राजनीतिक दलों को इनके विचारों पर राजनीति के लिए नियम, कायदे या नीतियां बनानी चाहिए? दरअसल जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो एक विचार बड़ा तेजी से फैला, क्रांतिकारी विचार, या हम इसको कहें तो एक नारा पूरे देश में फैला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और इस नारे को फैलाया था एक व्यक्ति ने, भगत सिंह। भगत सिंह को लेकर के इतिहासकार ये भी कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि भगत सिंह को जब 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, तो इसके पहले गांधी जी यानी कांग्रेस और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। हालांकि इस आरोप का कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने तो बहुत कोशिश की थी, मगर उनके जो विरोधी हैं वो आज भी इसको जनता के बीच में प्रसारित करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि गांधी जी बचा सकते थे। और बोलते गांधी जी ने इसलिए नहीं बचाया
क्योंकि गांधी जी उनकी पॉपुलैरिटी से डरे हुए थे। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई भी इतिहासकार इस बात को सच नहीं मानता। हाँ, गांधी जी के विरोधी अपने प्रोपेगेंडा में इस बात को शामिल करते हैं, मगर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स इन बातों को हम अपनी कॉपी में नहीं उतार सकते, क्योंकि दोनों में तुलना नहीं हो सकती। दोनों ही देश के लिए शहीद हुए, दोनों ने अपना जीवन देश के लिए, आज़ादी के लिए लगा दिया, दोनों ने ना जाने कितने त्याग दिए, बलिदान दिए, सब कुछ किया, मगर हम इनकी तुलना नहीं कर सकते। हाँ, इनके विचारों पर हम बात कर सकते हैं, मगर कोई दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। हम अभी पढ़ेंगे कि गांधी जी का सम्मान करते थे भगत सिंह, और भगत सिंह साहब ने कहा था कि जब 1900 उनकी मृत्यु के बाद में जब कराची में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो सबसे पहले इन 3 शहीदों को ही श्रद्धांजलि दी गई थी। गांधी जी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। गांधी जी के विचार भी आज देश की राजनीति को दिशा दिखाते हैं, और भगत सिंह के विचार भी देश की राजनीति को दिशा दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों के विचार लगभग समान थे। रास्ते अलग अलग थे, एक सत्याग्रह को मानता था, एक बंदूक की आवाज को मानता था, मगर दोनों का उद्देश्य एक था, भारत की आजादी। और आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, ये भी ध्यान रखने की बात है, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि आजादी पुरातन व्यवस्थाओं से, सामंतवाद से, अंधविश्वास से, धार्मिक रूढ़िवाद से, जातिवाद से, सांप्रदायिकता से, सबसे आजादी की बात करते थे। आज हम भगत सिंह के कुछ विचारों पर बात करते हैं। भगत सिंह, हर व्यक्ति के विचार के पीछे उसके पूरे जीवन का, उसकी पृष्ठभूमि जो होती है, वो उसके विचारों को एक दिशा दिखाती है। अब भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनको देश छोड़ना पड़ा बाद में, और अंग्रेजों ने उनके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था। भगत सिंह जब 12-13 साल के थे, जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 12-15 साल के थे, मतलब कम उम्र के थे, और उन्होंने इस घटना को बहुत करीब से देखा था। देशभक्ति उनके पिता जो थे, वो देश स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों की मदद करते थे, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में समर्थन करते थे। लाला जी उनके परिवार के एक अच्छे संबंध थे, और लाला जी के प्रिय थे भगत सिंह, तो उनको राष्ट्रभक्ति विरासत में मिली। और उनका जो बैकग्राउंड था, वो जिस चीज को देखते रहे, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने अपने परिवार से देशभक्ति सीखी, और अब मुझे आसपास के माहौल ने देश के लिए कुछ करने के लिए, जब वो आसपास अपने देखते थे कि यार मेरे देश का बच्चा, मेरे देश के लोग गरीबी में जीते हैं, और हम पर राज करने वाले अंग्रेज अय्यासियां करते हैं, हमारे देश की मिट्टी पे रह करके हमारे इस देश की मिट्टी के लोग 2 टाइम खाने के लिए तरस जाते हैं, और हमारी मिट्टी से उगाए गए अनाज को बेच करके अंग्रेज व्यापारी लाखों का मुनाफा कमाते हैं। तो व्यक्ति के विचार उसके आसपास के जो जो दुनिया में वो देखता है, उससे निर्मित होते हैं। और भगत सिंह ने इस देश की गरीबी देखी, भगत सिंह ने इस देश में परतंत्रता के परिणाम देखे, देश की गरीबी के कारणों को समझा, देश को घूमा उन्होंने। आज की तरह देखो, भगत सिंह को आप एक नेता भी मान सकते हैं, कि विचारक मान सकते हैं, एक दार्शनिक व्यक्ति मान सकते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा था, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, या चैट जीपीटी से नहीं सीखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी को लोगों के बीच में जिया था। आज की तारीख में नेता बनना बहुत आसान है, सफेद कुर्ता पाजामा डाल लो, किसी बड़े नेता के बेटे हो जाओ, तो आप भी नेता बन जाएंगे। मगर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब पूरी ब्रिटिश हुकूमत आपके एक आवाज को दबाने के लिए बैठी हुई हो, उस जमाने में पूरे देश में क्रांति ला देना इतना आसान था क्या? तो भगत सिंह ने अपना रास्ता खुद तय किया अपने विचारों से। उन्होंने, जब हमारे देश में, जब उनको फांसी दी जा रही थी, तब पूरे देश में यह माहौल था कि सिर्फ भगत सिंह का ही नारा गूंज रहा था पूरे देश में। वायसराय लॉर्ड इरविन को लाखों चिट्ठियां मिली थी, लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी थी कि भगत सिंह की फांसी को माफ कर दिया जाए। आप सोचो कि उस जमाने में वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आइडल थे,
और उनकी जो भूख हड़ताल जब उन्होंने की थी 64-65 दिन की, तो वो इतनी पॉपुलर हो गए थे कि इंग्लैंड के राजभवन में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के जो बिजनेसमैन है उनके बीच में, इंग्लैंड की राजनीति में उनका नाम चर्चित हो गया था। इतनी लंबी भूख हड़ताल कोई करता है क्या? ब्रिटिश सरकार ने उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना दिए थे। तो भगत सिंह इस देश के वो व्यक्ति नहीं है जिनको सिर्फ आप फोटो पे, उनकी फोटो पर फूल चढ़ा दो और उनको अपना आइडल मान लो। भगत सिंह को पहले आपको समझना पड़ेगा, उनको अपने जीवन के विचारों में उनको उतारना पड़ेगा। जब भगत सिंह के विचारों पर बात होती है तो भगत सिंह सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता पर। भगत सिंह साफ साफ कहते थे कि स्वतंत्रता क्या होती है, क्रांति क्या होती है। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें उनसे एक कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है और वकील पूछता है कि क्या है इंकलाब। जब देखो, जब आप इंकलाब इंकलाब करते रहते, इंकलाब है क्या? तब वो जवाब देते हैं कि शोषणकारी समाज में शोषण करने वाले व्यक्ति से मुक्ति का रास्ता है इंकलाब। गूंगे बहरे लोगों को सुनाने का तरीका है इंकलाब। वो स्वतंत्रता और क्रांति की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता, उनके जो विचार हैं कि हमारी स्वतंत्रता केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है बेटा, यानी हम सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहते अंग्रेजों से, क्योंकि भारत में अगर हमने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात करी तो अंग्रेज जाएंगे, उनकी जगह काले अंग्रेज बैठ जाएंगे। काले अंग्रेज मतलब भारत के ही लोग। यानी हम उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो मानसिकता देश को गुलाम बनाए हुए है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सच्ची स्वतंत्रता तब संभव है जब हमारे समाज में शोषण और असमानता और अन्याय, ये तीन चीजें खत्म हो जाएं। पहली बात है शोषण, ये हमारा खत्म हो, असमानता और अन्याय। जब ये हमारे देश से खत्म हो जाएगा तब हम मानेंगे कि हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है। और भारत में यही एक समस्या रही है, एक वर्ग हमेशा से रहा है जो शोषण करता रहा है। पहले सामंतवाद किया करते थे, उसके बाद जब इस्लामिक सल्तनत रही तो इस्लामिक शासक हमारे यहाँ शोषण करते रहे, फिर अंग्रेज आए हमारे यहाँ, वो हमारा शोषण करते रहे। इसके बाद में हमारे समाज का ही जमींदार वर्ग, वो हमारे देश के लोगों का शोषण करता रहा, बुजुर्गा वर्ग हमेशा परेशान रहा। तो वो कहते थे इनसे अगर मुक्ति हो जाए तो तभी देश को असली स्वतंत्रता मिलेगी। अंग्रेजों से लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब आप सोचिए, आज के अखबार में कहीं पढ़ने को मिला कि यूपी में या कहीं पर एक हमारे जो कई यूपी में किसी जगह पर एक दलित जो दूल्हा है वो घोड़ी पर बैठा था, तो उसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने उसको घोड़ी से उतार दिया। क्या ये भगत सिंह का देश है? क्या हमारे देश में अन्याय नहीं हो रहा है? तो शोषण, असमानता, इनइक्वालिटी और अन्याय, ये तीन चीजों से मुक्ति आपको मिलेगी। और उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार हमेशा विचारों की शान से तेज होती है, यानी विचारों से ही आजादी मिलती है। भगत सिंह के हमेशा एक विचार रहे थे, उनके सामाजिक विचार, उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि हमारे समाज में हर वर्ग में समानता होनी चाहिए, यानी सामाजिक एकता की वो बात करते थे। वो कहते थे कि धर्म जाति के आधार पर जब तक इस देश में भेदभाव होता रहेगा तब तक हमें असली आज़ादी नहीं मिलेगी। हमारे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर इस तरह की जो असमानताएं होती रहेंगी वो हमें कभी भी सफल देश नहीं बना सकती। वो कहते थे कि हम अंग्रेजों से तो आज़ादी ले लेंगे मगर इन विचारों से आज़ादी कैसे लेंगे। तो भगत सिंह की जो विचार हैं वो उन विचारों के खिलाफ है जो विचार समाज में शोषणकारी समाज की स्थापना करते थे। समाज में एक वर्ग के हाथ में सत्ता दे दी जाती है, दूसरा वर्ग
उन शोषित बन करके हमेशा जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता है। वो कहते थे ये नहीं होना चाहिए। तो आज आप देखिए कि हमारे जब पूरे इतने बड़े मुल्क में हम जगह जगह देखते हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है, हिंसा हो रही है। इस हिंसा में अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अपने घर गृहस्थी छोड़ करके भाग रहे हैं। नागपुर में हिंसा हो गई औरंगजेब की कब्र को लेकर के। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, जो ये हिंदू मुसलमान औरंगजेब की कब्र के पीछे पड़े हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के जमाने में कभी किसी कब्र के पीछे बात नहीं की। क्या आप उनसे बड़े राष्ट्रभक्त हो गए? भगत सिंह ने तो कभी नहीं कहा कि हमें औरंगजेब की कब्र हटा देना चाहिए तब हम आजाद होंगे। तो आज आप उसकी कब्र के पीछे क्यों पड़े हैं? गड़े मुर्दे उखाड़ने के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या आप सुभाष चंद्र बोस से बड़े देशभक्त हो गए? उन्होंने तो म्यांमार में, रंगून में बहादुर शाह जफर की मजार पर तो गए थे। वो उन्होंने कहा था कि तुम्हें मैं दिल्ली लेके जाऊंगा। क्या आप वीडी सावरकर से बड़े राष्ट्रभक्त हो गए? वीडी सावरकर ने तो हिंदू राष्ट्र की बात की हमेशा, मगर कभी किसी धर्म के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, कभी किसी इतिहास के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मगर वो इतने छोटे विचार वाले व्यक्ति नहीं थे कि किसी की कब्र पर, किसी मंदिर मस्जिद के मामले में वो नहीं उलझे। तो हम क्यों उलझ रहे हैं? हम तो आजाद हो चुके हैं। तो भगत सिंह हमेशा कहते थे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगत सिंह हमेशा नास्तिकता और तर्कवाद की बात करते थे। आपने उनका एक लेटर हमेशा पढ़ा होगा जिसमें वो कहते हैं कि भाई मैं नास्तिक क्यों हूं। तो भगत सिंह अपने इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि मेरे नास्तिक होने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी भगवान में नहीं मानता, मगर मैं उस भगवान को नहीं मानता जो भगवान एक शोषणकारी समाज होते हुए देख रहा है मगर कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं उस भगवान को नहीं मानता जो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। मैं गरीबों के अंदर भगवान देखता हूं। मैं गरीबों की ही सेवा करना चाहता हूं। वो नास्तिक नहीं थे, मगर उनके विचार धर्म के प्रति आपके विचारों से अलग थे। और एक बात है ना कि जब उनको फांसी दी गई तो जेल में एक व्यक्ति आया कि तुम अब भगवान की पूजा कर लो भैया, आप तो मान लो। उन्होंने कहा मैं अब क्यों मानूं? लोग कहेंगे कि फांसी के डर से भगत सिंह भगवान को मानने लगा। उन्होंने तो देश की स्वतंत्रता के लिए, एक सिख थे, वो सरदार थे, उन्होंने दाढ़ी और अपनी पगड़ी तक कटा दी। देशभक्त का कोई धर्म होता है क्या? देशभक्ति ही उसका धर्म होता है। जैसे एक संत होता है ना, एक संत होता है और एक आम आदमी होता है। आम आदमी सोचता है कि यार मुझे बस शाम को खाना मिल जाए और मैं अपना परिवार का और मेरा पेट भर लूं। और संत होता है कि पूरे समाज को खाना मिल जाए। हमारे विचार संकीर्ण होते हैं। वैसे ही भगत सिंह एक संत थे जो भारत माता की सेवा करते थे। उनके विचार हम समझ भी नहीं सकते आसानी से। तो वो नास्तिक नहीं थे, मगर वो कहते थे कि गरीब, पीड़ित, शोषित इन लोगों की सेवा करेंगे, वही धर्म है और वही असली मानवता है। उन्होंने धर्म के अंधविश्वासों को, रूढ़िवादितों को जितने थे, उन्होंने उसका पूरी तरह से खंडन किया। भगत सिंह हमेशा एक बात कहते थे कि हमें युवा शक्ति को ही एकत्रित करना पड़ेगा। जब उनको फांसी से पहले, जब वो सेंट्रल जेल में थे, जब वो भूख हड़ताल पर बैठे, लोगों ने उनसे पूछा कि भगत सिंह आप भूख हड़ताल कर रहे हो, इससे क्या होगा? तो जब वो एक दिन जेल में गए, कोर्ट में गए अपनी केस की सुनवाई के लिए, तो उन्होंने देखा कि जब वो उतर रहे थे पुलिस की गाड़ी से, तो हजारों की भीड़ लगी थी सामने जो उनके समर्थन में आई थी। भगत सिंह ने कहा कि एक भगत सिंह मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ हजारों भगत सिंह पैदा होने चाहिए। वो कहते थे कि देश की दिशा युवा बदल सकते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह से उनको प्रॉब्लम नहीं थी। वो शुरुआत में तो गांधी जी का समर्थन कर रहे थे, वो असहयोग आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे, बच्चे थे पर कुछ न कुछ तो एक्टिविटी कर ही रहे थे।
मगर जब गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना के बाद में चोरी चोरा का कांड हुआ और फिर असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो आंदोलन के वापस लेने के बाद में थोड़े से वो असहज हुए, नाराज हुए। सत्याग्रह का सम्मान करते थे, मगर वो कहते हैं कि यदि आपके घर में एक जानवर घुस आए तो अब उस जानवर से तो आप उसका हृदय परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको वो लाठी हथियार उठाना ही पड़ेगा। अंग्रेज जानवर है जो हमारे समाज में घुसे हुए हैं, हमारे देश में घुसे हुए हैं, इनको भगाने के लिए तो हमको वायलेंस का ही एक रास्ता दिखता है। तो गांधी जी के वो विरोधी नहीं थे, मगर गांधी जी से अलग रास्ता था। यार, किसी का अपना रास्ता होता है तो वो एक दूसरे के विरोध में कैसे खड़े हो गए। भगत सिंह युवाओं को राष्ट्र शक्ति मानते थे। उनका कहना था, जो भी व्यक्ति देश के विकास के लिए खड़ा है उससे हमारे देश की रूढ़िवादिता की आलोचना करनी होगी, और ये युवा कर सकते हैं। वो इस इंकलाब के नारे को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हर घर से एक भगत सिंह पैदा हुआ, हर घर से एक आया, और उसी का परिणाम था 1947 में उनकी मृत्यु के 20 साल के अंदर 20 साल में हमें आज़ादी मिल जाती है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, मगर भगत सिंह का शव उस दिन जल गया, मगर उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। भगत सिंह ने समाजवाद और समानता पर बात की। भगत सिंह समाजवाद के समर्थक थे, और उसका हमारे संविधान में भी हम समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। भगत सिंह जब फांसी पे ले जा रहे थे उसके पहले भी वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, समाजवाद के प्रति बहुत बड़े गहरे, और उन्होंने इसीलिए HRA अपने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। समाजवाद का मतलब होता है कि शोषणकारी समाज से मुक्ति, संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का अधिकार नहीं होना, हर किसी का अधिकार होना। तो रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। वो एक ऐसा सशस्त्र विद्रोह करके समाजवाद कायम करना चाहते थे जो रूस से प्रेरणा लेता है। समाजवाद में उनका पूरा विश्वास था। समाजवादी व्यवस्था का मतलब कि हमारी सत्ता और हमारे संसाधनों पर हर व्यक्ति का बराबर अधिकार होगा। इसीलिए तो उन्होंने, जब ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें हड़ताल करने का अधिकार ही मजदूर से छीना जाने लगा, तो उसके खिलाफ उन्होंने असेंबली में बम फेंका। समाजवाद में बुजुर्गों, महिलाओं, कमजोर वर्गों, मजदूरों, खेतीहर किसानों, इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो वो समाजवाद के कट्टर समर्थक थे, समाजवादी विचार को मानते थे। और मैंने कहा, वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वो नुक्कड़ नाटक किया करते थे और कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई। वो सांप्रदायिकता के बहुत विरोधी थे। उनका कहना था कि सांप्रदायिकता किसी भी रूप में देश का भविष्य और देश का वर्तमान नहीं सुधार सकती। यार, भारत के युवाओं से मैं कहूंगा कि अंग्रेज हमारा एक दुश्मन था, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भगत सिंह ने कहा कि हिंदू मुसलमान मिलकर के लड़ाई लड़ें, इस देश को भगाएं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे देश की गरीबी हमारा एक दुश्मन है? हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हमारे देश में हम तो कार और गाड़ी पे बैठ करके निकल जाते हैं, मगर हमने देखा नहीं सड़कों पर कितने बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। क्या हमको नहीं लगता ये हमारा दुश्मन है? किसी की कब्र उखाड़ देने से, किसी की मस्जिद और मंदिर तोड़ देने से, हिंदू मुसलमान पर डिबेट करने से, मीडिया वाले लोगों, क्या ये गरीबी दूर हो जाएगी? हमारे नेता मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं। क्या देश का विकास हम भगत सिंह के विचारों पर कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, मगर उनसे बड़ा दुश्मन है सामंतवादी सोच। क्या हमारे देश में सामंतवादी सोच नहीं है आज? भगत सिंह तो पशु हिंसा के भी विरोधी थे। क्या हमारे देश में पशु हिंसा नहीं होती है? भगत सिंह के विचार आज अपनाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भगत सिंह एक विचार हैं, और एक ऐसा विचार है जो इस देश की पूरी राजनीति को बदल करके वास्तविक लोकतंत्र कायम कर सकता है। आज हमारे देश में लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकारें हैं, मगर क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जब चुनाव आते हैं तो वोटों की राजनीति होती है? वोटों के लिए लोग, बड़े बड़े नेता, धन
पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये सरकारों द्वारा फ्री में जो लोगों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्या ये लोकतंत्र का असली मतलब है, या इसके पीछे चुनावी गणित होता है? भगत सिंह के विचार हर एक राजनेता को पढ़ने चाहिए, किसी भी दल का हो, तो ही आप असली राजनीति और असली समझ विकसित कर पाएंगे। तो भगत सिंह साहब जो थे, उनकी विचारधारा अन्याय के खिलाफ लड़ने पर आधारित थी और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए जानी जाती है। भगत सिंह साहब के विचार अगर हम अपना लेते हैं तो हम शिक्षा को विदेशी गुलामी वाली मानसिकता से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते थे। वो खुद लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित कॉलेजों में पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं पढ़े, कॉलेजों में नहीं पढ़े थे वो। तो भगत सिंह राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते थे कि ऐसी शिक्षा हमें दी जानी चाहिए जो भारत की संस्कृति से मेच खाती हो, जो भारत के अंदर ऐसे युवाओं को पैदा करे जो राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचे, न कि स्वनिर्माण के बारे में। हमारी शिक्षा राष्ट्र निर्माण के धर्म पर आधारित होनी चाहिए, न कि धन कमाने पर आधारित होनी चाहिए। भगत सिंह साफ साफ कहते थे अपने विचारों में, वो उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी डायरी में जिक्र किया है कि शिक्षा को लेकर के राष्ट्रवाद अगर शिक्षा में नहीं है तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। हम धर्म को लेकर इतने कट्टर होते चले गए हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को भी भूल जाते हैं अपनी राजनीति और अपने धर्म के लिए। हम लोगों को फोटो के रूप में ऑफिसों में टांग देते हैं और नीचे कुर्सी पर बैठ करके काम उनके विचारों के विपरीत करते हैं। ये हमारे देश की राजनीति में हमने जगह जगह पर देखा है। जो पार्टियां ईमानदारी का नाम लेकर के सत्ता में आई, उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। जो पार्टियां विकसित भारत का नाम लेकर के सत्ता में बैठी हैं, उन्हीं पार्टी के लोगों पर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लग गए। ये भगत सिंह का देश है क्या? या हमें भगत सिंह के विचारों पर आधारित एक देश बनाना चाहिए? तो ये इनके कुछ प्रमुख विचार थे जो हमें लगा आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, भगत सिंह एक नारा है जो हर युवा के दिल में होना चाहिए। हमारे युवाओं के लिए आजकल सेलिब्रिटी रोल मॉडल हो गए। मैं किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी भी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के युवाओं को किसी ऐसे एक्टर जो फिल्म में पैसा कमाने के लिए एक्टिंग करता है, उसे रोल मॉडल मानने की बजाय स्वतंत्रता सेनानियों को रोल मॉडल मानना चाहिए। सियाचिन में इतनी ठंडी में बैठे हुए सैनिक को रोल मॉडल मानना चाहिए। पुलिस के उस जवान को रोल मॉडल मानना चाहिए जो कड़ाके की ठंड में और इतनी धूप में भी चौराहे पर आपकी सेवा के लिए खड़ा होता है। रोल मॉडल उन्हें मानना चाहिए जो देश के लिए शहीद हो गए। हमारे आज़ादी के बाद इतने सैनिक शहीद हो गए। परमवीर चक्र विजेताओं को रोल मॉडल मानना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर घर में बैठे बैठे डांस करने वाली लड़कियां, मैं आपसे कहता हूं, हमारे देश में इतने महान वीरांगनाएं होती हैं, उनको रोल मॉडल मानो। समाज में लोगों के हित में कुछ करो, लोगों को एंटरटेनमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये भगत सिंह के कुछ विचार है। अगर आप भगत सिंह के विचारों से सहमत हैं तो जरूर मुझे अपनी राय दें, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा।